अगर आपको भी प्रिपरेशन में दिक्कत है और अगर आपको लगता है कि अगर कोई बता देता तो ठीक रहता, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बहुत सारे प्रिपरेशंस के बारे में, जैसे ऑफ और ओ डबल एफ ऑफ दोनों में क्या डिफरेंस है, ये कहाँ यूज होते हैं, और एमंग और बिटवीन में क्या डिफरेंस और कहाँ यूज होते हैं, अगेंस्ट और अबाउट में क्या डिफरेंस है। इन सारे प्रिपरेशंस के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और बहुत सारी प्रिपरेशन, लगभग हमने 15 प्रिपरेशंस के बारे में अब तक डिस्कस कर लिया है, और इस क्लास में 7 प्रिपरेशंस के बारे में और भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम लोग सीखेंगे ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। मैंने कहा कि ये जो ऑफ प्रिपरेशन है ना, उसका हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ हमें हुज की रिप्लाई की जरूरत हो। हुज का रिप्लाई क्या होता है? तो जब हम बोलते हैं हुज फादर इज ही, जैसे इट इज राम्स बुक, तो ये किसका बुक है? राम्स बुक। तो यहाँ हमने क्या लिखा? ये जो नाउन है राम, इसको हमने पोजेसिव केस में लिखा। जो हुज का रिप्लाई होता है ये बताता है ये किसके पोजीशन में है, किसके पोजीशन में है। तो जहाँ हमें हुज की रिप्लाई की जरूरत हो वहाँ हम और प्रीपोजिशन लिखते हैं, और प्रीपोजिशन के साथ एक प्रीपोजिशनल फ्रेज लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा, एक छोटा एग्जाम्पल देते हैं फिलहाल। जैसे हमने लिखा कि whose father is he, ये मैंने सवाल किया कि मैंने ये कहा जहाँ हमें whose की रिप्लाई की जरूरत हो तो वहां हम ऑफ प्रीपोजिशन के साथ प्रीपोजिशनल फ्रेज लिखते हैं। हमने लिखा he is, या हम ये लिख सकते हैं he is राम्स फादर, he is राम्स फादर, और कोई भी लिख सकते, कोई भी नाम, या तो हम लिख सकते हैं he is फादर ऑफ राम। यही मैंने कहा कि जहां हमें पॉजिटिव केस की, जहां हमें हुज की रिप्लाई की जरूरत होती है तो वहां हम दो चीज लिख सकते हैं, या तो वहां हम नाउन को पॉजिटिव केस बना के लिख दे, नाउन को पॉजिटिव केस बना के लिख दे, या उसके जगह पर ऑफ प्रीपोजिशन के साथ प्रीपोजिशनल फ्रेज लिख दे। तो जहां हमें हुज की रिप्लाई की जरूरत हो तो वहां हम लिख सकते हैं। ठीक है, एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, पॉजिटिव केस का नाउन है, पॉजिटिव केस नाउन। तो इसके जगह पे हमने क्या लिख दिया? ऑफ राम। तो पॉजिटिव केस की नाउन की जगह पर हमने ऑफ प्रीपोजिशन के साथ एक प्रीपोजिशनल फ्रेज लिखते हैं। तो ये जो हुज है, ये जो ऑफ के साथ जो हम प्रीपोजिशनल फ्रेज लिखते हैं, क्या करता है, हमें एज ए सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं। किसके जगह पर? जहां हमें पॉजिटिव केस का नाउन लिखना हो उसके जगह पर हम ऑफ प्रीपोजिशन के साथ एक प्रीपोजिशनल फ्रेज भी लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा। दूसरा हम कहाँ यूज करते हैं, और भी एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें बस समझाया है कि हम कहाँ यूज कर सकते हैं। जब हमें पार्ट एंड उसके टोटल को रिलेट करना हो, पार्ट एंड उसके टोटल को रिलेट करना हो, पार्ट और उसके टोटल को रिलेट करना हो, जैसे हमने पहले भी देख चुका है। ऐसा एग्जाम्पल हम लोगों ने बहुत देखा, जैसे सम ऑफ द क्वेश्चंस are given from this book. Some of the questions are given from this book. ये जो सम है वो सम क्या है? सम क्या है? ये पार्ट है। इस पार्ट को, ये जो टोटल क्वेश्चन है, टोटल अमाउंट ऑफ कुछ क्वेश्चन होगा, उसमें से कुछ क्वेश्चन है इस बुक से दिया गया, मतलब हमने इस पार्ट को इस टोटल से रिलेट करने के लिए भी हमने ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया। तो पार्ट एंड टोटल को रिलेट करने के लिए भी हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ऐसा एग्जांपल हमने बहुत देखा है। तो दूसरा हो गया डिस्पोज। ये क्या है? हमारा एक वर्ब है। डिस्पोज क्या है? एक वर्ब है। डिस्पोज का मतलब क्या होता है? किसी चीज से छुटकारा मिलना। आगे हम एग्जाम्पल में देखेंगे, तब तक इसको नोट कीजिए एग्जाम्पल, क्योंकि फिर इसके बारे में भी तो लिखना है।
तो हुज जहाँ हमें हुज का रिप्लाई की जरूरत हो तो वहाँ हम ऑफ प्रीपोजिशन के साथ प्रीपोजिशनल फ्रेज लिखते हैं। ये हमें सब्स्टिट्यूशन के रूप में यूज करते हैं, जहाँ हमें पॉजेसिव केस के नाउन लिखने की जरूरत पड़े और हमें लगता है कि हम नहीं लिख पाएंगे। कब नहीं लिख पाते हैं? जब हम यहाँ, जैसे यहाँ जो राम है वो क्या है, लिविंग है, बट यहाँ अगर कोई नॉन लिविंग आ जाता, जैसे बुक आ जाता या फिर कोई और एजुकेशन आ जाता, तो ऐसा जो वर्ड है जो नॉन लिविंग है, तो ऐसे नाउन को हम अपोस्ट्रोफी एस लगा के नहीं लिख पाते हैं। उस केस में हमें ऑफ प्रीपोजिशन लिख के ही उसका पोजीशन शो करना होता है। वो आगे हम एग्जांपल में देखेंगे। एग्जांपल आप लिख लिया होंगे, आई होप। इसको मिटा रहे हैं। तब हमने देखा कि जो ऑफ प्रीपोजिशन है ये कहाँ होता है, ओ डबल एफ ऑफ। मैंने कहा डिटैचमेंट कब, जब कोई चीज अलग हो। डिटैचमेंट मतलब मान लो ये कोई पौधा है, इसमें अभी मैंगो लगा है, मान लो मैंगो लगा है, और इस मैंगो को किसी ने क्या कर दिया, यहाँ से तोड़ लिया, तो क्या हो गया, डिटैच हो गया। डिटैच हो गया तो किसी चीज को किसी से अलग किया गया, तो वहां भी हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये एक शर्ट है, तो इसमें बटन लगा हुआ है, इसमें बटन लगा हुआ है। अभी तो ये बटन और शर्ट क्या है, अटैच है। मान लो जहां से स्टिच किया गया, मतलब सिया गया है, अगर सिया हुआ धागा टूट जाए तो ये बटन निकल जाएगा, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, डिटैच कर गया, निकल गया, तो हम क्या लिखेंगे, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो आगे एग्जांपल आएगा, हम उसको समझेंगे। तो डिटैचमेंट का मीनिंग कन्वे करना हो, हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। दूसरा, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, जब हमें एट अ शॉर्ट डिस्टेंस का मीनिंग कन्वे करना हो, मतलब कुछ नजदीक, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस मतलब कुछ दूरी पे है, कोई भी चीज कुछ दूरी पे है, तो वहां भी हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इसको भी हम देखेंगे एग्जांपल में आगे। जैसे कि ये रोड है, तो रोड से मान लो लगा हुआ क्या है, स्कूल है, बट रोड से कुछ दूरी पर मान लो यहाँ मार्केट है, कुछ दूरी पे है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, तो मार्केट इज ऑफ द रोड। ऑफ द रोड करने मतलब कुछ दूरी पे है, ठीक। तो आगे एग्जांपल आएगा, टेंशन नहीं लेने का। अब हो गया अलोंग, कहाँ यूज करेंगे, जब हमें पैरेलल मोशन शो करना हो या पैरेलल पोजीशन शो करना हो या टुगेदरनेस एक्सप्रेस करना हो, टुगेदर एक्सप्रेस करना हो, वहां हम अलोंग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ये सारी बातें हमने देख ली। अब हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं और सारी चीज को एक एक करके एकदम ताला खोल देंगे इसका, समझ रहे हो। तो यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिखा कि द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन डिनाइड द एलिगेशन। जो एजुकेशन मिनिस्टर थे क्या कर दिए, जो एलिगेशन है उसको डिनाई कर दिए। तो यहाँ हमको क्या जवाब चाहिए, एजुकेशन ऑफ मिनिस्टर ऑफ हुज, मतलब किसका मिनिस्टर, हम लिखेंगे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, यहाँ हमें हुज का रिप्लाई चाहिए। तो अब चूंकि हमें यहाँ किसका रिप्लाई चाहिए, हुज का, तो मिनिस्टर है, तो किसका मिनिस्टर है, तो हम बोलेंगे एजुकेशन का मिनिस्टर है। जहाँ हुज का रिप्लाई चाहिए वहाँ हमें क्या लिखना होता है, ऑफ प्रीपोजिशन लिखना होता है, या तो हम पॉजेसिव केस का नाउन लिखते हैं। या हमारे पास क्या ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। पहला हमें क्या चाहिए, हुज का रिप्लाई चाहिए, हुज का रिप्लाई। मैंने कहा जो नाउन है उसको पॉजेसिव केस में लिखो, पॉजेसिव केस में लिखो। दूसरा, ऑफ प्रीपोजिशन के साथ प्रीपोजिशनल फ्रेज लिखो, और प्रीपोजिशन के साथ प्रीपोजिशनल फ्रेज लिखो। अब हम पॉजेसिव केस कब लिख सकते हैं, ये जो पॉजेसिव केस है, नाउन को हम पॉजेसिव केस में कब लिख सकते हैं, व्हेन नाउन
इज लिविंग। जब नाउन लिविंग थिंग हो तो हम पॉजेसिव केस लिख सकते हैं। तो ये जो एजुकेशन है, एजुकेशन क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? एजुकेशंस, एजुकेशंस, मिनिस्टर्स, एजुकेशंस, मिनिस्टर। तो हम ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख सकते। किसका मिनिस्टर? तो एजुकेशन का मिनिस्टर। यहाँ हमने क्या लिखा है? जो एजुकेशन वर्ड है उसको हमने पॉजेसिव केस में लिखा, बट ये गलत है। क्यों गलत है? तो ये रीजन है कि व्हेन नाउन इज लिविंग होना चाहिए। हम पॉजेसिव केस में नाउन को तभी लिख पाएंगे जब ये लिविंग हो। बट ये जो मैंने एजुकेशन लिखा है ये क्या है? नॉन लिविंग है, तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं कर पाएंगे। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, इस ऑफ को यहाँ से हटा, फॉर को यहाँ से हटा दो, यहाँ लिखो ऑफ। तो हमने ऑफ प्रीपोजिशन के साथ प्रीपोजिशनल फ्रेज बना के लिख दिया, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन डिनाइड द एलिगेशन। हम लोग समझ गए कि जहाँ हमें पॉजेसिव केस की नाउन की जरूरत हो वहाँ हम ऑफ प्रीपोजिशन के साथ एक प्रीपोजिशनल फ्रेज बना के लिखते हैं। ये पॉजेसिव केस के सब्स्टिट्यूशन के रूप में काम कर, सब्स्टिट्यूशन मतलब उसकी जगह पे यूज हम लोग करते हैं। जहाँ हमें उसके पॉजेसिव केस लिखना चाहिए था बट हम नहीं लिख पा रहे हैं तो लिखते हैं, या फिर दोनों ऑप्शन है तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ठीक, जैसे कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। जैसे मैंने लिखा कि द नेम ऑफ द सिटी दूसरा मैंने लिखा द कवर ऑफ द बुक, द कवर ऑफ द बुक। तो यहाँ लिखेंगे whose name, क्या लिखेंगे? whose name। ये whose का रिप्लाई क्या होगा? ऑफ द सिटी। ये हम सवाल लिखेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे whose cover, क्या पूछेंगे? whose cover, the cover of the book, the cover of the book। तो ये जो लिखा है द नेम ऑफ द सिटी, ये क्या है? whose name। ये whose name का रिप्लाई, यानी whose का रिप्लाई है तो हमने ऑफ के साथ क्या लिख दिया? प्रीपोजिशनल फ्रेज बना के लिख दिया। यहाँ whose है, whose का रिप्लाई चाहिए, यहाँ भी हमने ऑफ के साथ प्रीपोजिशनल फ्रेज बना के लिख दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हमने समझ लिया। दो सेंटेंस लिखा है, आपको यहाँ सेलेक्ट करना है कि यहाँ जो हमने जो यूज किया है, किसको यूज किया है? जो प्रीपोजिशंस यूज किए हैं ये सही प्रीपोजिशंस यूज हैं या फिर कुछ और भी प्रीपोजिशन यहाँ यूज हो। अगर ये प्रीपोजिशन गलत यूज है, अगर ये प्रीपोजिशन गलत यूज है तो सही प्रीपोजिशन क्या यूज करना है ये आपको लिखना है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी बताना है। सोचिए, तो ये जो ऑफ प्रीपोजिशन मैंने लिया डिस्पोज, अभी तुरंत मैंने बताया था जो ऑफ ओ एफ डिस्पोज जो वर्ड है वो एक वर्ब है, इसके साथ हम ओ एफ प्रीपोजिशन लिखते हैं, ओ डबल एफ वाला नहीं लिखते हैं। डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज ऑफ का क्या मतलब होता है? डिस्पोज ऑफ मतलब गेट राइड ऑफ, मतलब किसी चीज से छुटकारा मिलना, किसी चीज से क्या मिलना? छुटकारा मिलना, छुटकारा मिलना, किसी चीज से छुटकारा मिलना। ठीक, अब हो गया ये तो हम समझ गए कि डिस्पोज वर्ड के साथ क्या आता है? ऑफ आता है। कमल along his family attend the wedding, मैंने कहा अभी तुरंत बताया था जो along वर्ड है हम कब यूज करते हैं? जब हमें पैरेलल मोशन या पोजीशन शो करना हो, और जो along with है इसको हम तब यूज करते हैं जब हमें क्या मीनिंग कन्वे करना हो? इन कंपनी ऑफ, मतलब उसके साथ, उसके साथ मतलब यहाँ हम क्या मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हैं? क्या हम
उसके साथ हम पैरेलल मोशन शो करना चाह रहे हैं या फिर पैरेलल पोजीशन शो करना चाह रहे हैं, हाँ उसके साथ साथ ऐसे चल रहा था, नहीं, हम बताना चाह रहे हैं कि उसके कंपनी से गया, उसके साथ, मतलब उसके अपनी फैमिली के साथ गया, ठीक। जो वेडिंग था उसमें उसने जो वेडिंग को अटेंड किया वो अपनी फैमिली के साथ अटेंड किया, हम ऐसा बताना चाह रहे हैं। हम उसका पैरेलल मोशन या पैरेलल पोजीशन शो करना नहीं चाह रहे हैं, तो यहाँ क्या यूज हो जाएगा, along with, क्या हो जाएगा, along with। तो जब हम पैरेलल मोशन या पोजीशन शो करना होता है तो हम यूज करते हैं along, लेकिन हम इन ए कंपनी ऑफ, मतलब उसके साथ, यहाँ हम along with का यूज करेंगे, ठीक। मतलब किसी के साथ, ठीक। ये हमने देख लिया। यहाँ मैंने 2 सेंटेंस लिखा है और आपको बताना है कि इन सेंटेंसेस में हम लोग कौन कौन सा प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं, कौन कौन सा प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं, ठीक। किन केस में, किन सिचुएशन में कैसे प्रीपोजिशंस का यूज किया जा सकता है, ये हमारा सवाल है। तो लिखा गया है कि द सोल्जर मार्च्ड डैश द सिटी। मैं ये कहता हूं कि यहां मैं थ्रो भी लिख सकता हूं, जिसको मैंने लगभग 2 क्लास पहले पढ़ाया था। थ्रो मतलब क्या होता है अभी भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैंने बोला कि यहाँ मैं टूवर्ड्स भी लिख सकता हूँ और यहाँ मैं फ्रॉम भी लिख सकता हूँ, यहाँ मैं टू भी लिख सकता हूँ, लेकिन सबका मीनिंग अलग अलग होगा, ठीक। क्या क्या होगा अभी बताते हैं, पहले हम लोग मीनिंग समझ लेते हैं कि जब हम इस सेंटेंस में द सोल्जर मार्च थ्रू द सिटी लिखते हैं, इसका क्या मतलब होगा। मान लो ये सिटी है, ये क्या है, एक सिटी है। बस हमने क्या कहा था कि जो थ्रू प्रीपोजिशन है उसका हम तब यूज करते हैं जब हम 3D ऑब्जेक्ट के पास आसपास गुजर रहे हो, हमें 3D ऑब्जेक्ट से किसी चीज को रिलेट करना हो। जैसे पहले 2 कंडीशन बताया, जब थ्रो का मतलब निकले गो वाया समथिंग, जब थ्रो का मीनिंग हमें ये भी देना हो कि कोई 3D ऑब्जेक्ट है और उससे होकर कोई चीज गुजर रहा है, कोई 3D ऑब्जेक्ट है और उससे होकर कोई चीज गुजर रहा है, तो वहां हम थ्रू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, जो हमने 2 क्लास पहले पढ़ा था। अब जो सिटी है, सिटी में क्या होता है, बिल्डिंग्स होती है। ये क्या हो गया, 3D ऑब्जेक्ट हो गया, 3D ऑब्जेक्ट हो गया। और अगर इस सिटी में क्या है, द सोल्जर मार्च थ्रू द सिटी, आपको इस सिटी में क्या कर रहा है, जो सोल्जर है, जवान है, घूम रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, तो सिटी के अंदर ही क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। हमने क्या लिखा, सोल्जर मार्च थ्रू द सिटी, सिटी के अंदर ही, जो शहर है उसके अंदर ही मार्च कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो हमने लिखा था थ्रू द सिटी, क्योंकि सिटी क्या हो गया, एक 3D थिंग हो गया जिसके अंदर वो घूम रहे हैं, ठीक, गो वाया समथिंग। तो यहाँ इस सिचुएशन में हमने लिख दिया थ्रू। अब हम टुवर्ड्स कब लिख रहे हैं, अब ये हो गया इस सिचुएशन के लिए। अब टुवर्ड्स, मान लो ये सिटी है, फिर से ये सिटी है और एक रास्ता होगा कहीं, और रास्ता है ये, जो सोल्जर है इस सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, मार्च करते हुए इस सिटी के डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमने लिखा टुवर्ड्स। द सोल्जर मार्च टुवर्ड्स द सिटी, मतलब जो सोल्जर है वो सिटी के डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ से सिटी के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमने कहा मार्च टुवर्ड्स द सिटी। और फ्रॉम कब लिखते हैं, अब ये सिटी है, ये सिटी है। अब जो सोल्जर है इस सिटी से मार्च करते हुए बाहर निकल रहे हैं, ये सोर्स हो गया। सिटी क्या है, फ्रॉम कब यूज करते हैं, जब सोर्स को रेफर करना हो, जब गिवर को रेफर करना हो तो हम यूज करते हैं फ्रॉम। तो सिटी हो गया सोर्स, और इस सिटी से मार्च करते हुए क्या कर रहे हैं, सोल्जर निकल रहे हैं, ठीक। अब टू कब लिख सकते हैं, फिर से सिटी है और जो सोल्जर हैं वो सिटी में ही जा रहे हैं, सिटी के डायरेक्शन नहीं, सिटी में जा रहे हैं, तो हम क्या लिखते हैं, टू पर द सोल्जर मार्च टू द सिटी, मतलब सिटी में मार्च करते हुए सिटी में गए हैं। यहाँ मतलब हो गया सिटी के दिशा में गए।
अब वो सिटी में इंटर करेंगे नहीं करेंगे ये नहीं पता है, बट जिधर सिटी था, जिधर कोई शहर था, उन्होंने कहा कि उस शहर के दिशा में गए हैं। हमें नहीं पता उस शहर में जाएंगे नहीं कि उससे निकल जाएंगे, यहाँ हमें पता है कि वो सिटी में ही जाएंगे। जब मैंने टू लिखा इसका मतलब वो सिटी में ही जाएंगे, जब मैंने फ्रॉम लिखा मतलब सिटी से बाहर आ रहे हैं। ठीक, ये उसका मीनिंग का डिफरेंस है। ठीक, अब द सोल्जर मार्च डैश द रोड, द सोल्जर मार्च डैश द रोड। अब ये कोई, अब ये आप लिख लिया थोड़ा, इसको मिटा रहा है, इसको थोड़ा मिटा रहे हैं। हमें पता चल गया कि हम थ्रू कब लिख सकते हैं, टुवार्ड्स कब लिख सकते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अब मान लो कि रोड है, ये रोड है। अब जो सोल्जर है, जो सोल्जर है, जो रोड है उसके जैसे जैसे रोड जा रहा है वैसे ही मार्च करते करते जा रहे हैं, जैसे जैसे रोड जा रहा है उसी प्रकार से मार्च करते हुए जा रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अलोंग द रोड, क्योंकि जैसे जैसे रोड बढ़ रहा है उसी के पैरेलल डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं अलोंग द रोड। ठीक, तब लिखेंगे अलोंग द रोड, जैसे जैसे रोड मूव कर रहा है वैसे वैसे सोल्जर भी मूव कर रहे हैं। लेकिन अब मान लो ये रोड है, अब जो सोल्जर है यहाँ थे, जो सोल्जर है वो यहाँ है और मार्च करते करते इस रोड को पार कर गए, इस रोड को यहाँ से यहाँ गए। हमें क्या लिखा, फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड। तो यहाँ में क्या मीनिंग कन्वे करना है, अक्रॉस, वन साइड टू अदर साइड, इस साइड से उस साइड चले गए। तो हम क्या मीनिंग करेंगे, अक्रॉस। सोल्जर मार्च अक्रॉस द रोड, इसका मतलब ये हो गया इस रोड को पार कर गए। अलोंग द रोड मतलब रोड के साथ साथ जा रहे हैं। ये दोनों का मीनिंग का डिफरेंस है। तो हम देख सकते हैं कि जो एक वर्ड, एक प्रीपोजिशन चेंज करने से कैसे हमारे मीनिंग में डिफरेंस आता है। डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए कि इस वर्ड को लिखें तो इसका क्या मतलब है, उस वर्ड को लिखें तो उसका क्या मतलब है। सारे चीज एकदम ताला खोल दिया जाएगा, समझ रहे हो। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि द कॉलेज इज डैश द रोड बट द मार्केट इज डैश द रोड। मान लो ये रोड है, ये एक रोड है। अब इस रोड से अटैच मान लो क्या रहा होगा, मान लो ये कॉलेज है और इस रोड से थोड़ी दूरी पर क्या है, मार्केट है। क्या है, मार्केट है। ये सिचुएशन है। अब वहां कौन सा प्रीपोजिशन आएगा ये हमें फिल करना है। तो चूंकि ये जो कॉलेज है इस रोड से अटैच्ड है, लिखेंगे द कॉलेज इज ऑन द रोड। हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी चीज को किसी लाइन से, किसी साइड से अगर रिलेट करते हैं तो वहां हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। लिखेंगे द कॉलेज इज ऑन द रोड बट द मार्केट इज क्या है, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस पे है, मतलब द मार्केट इज ऑफ द रोड। तो ऑन मतलब क्या हो जाएगा, अटैच्ड, एंड ऑफ मतलब क्या होगा, एट ए शॉर्ट डिस्टेंस। एट ए शॉर्ट डिस्टेंस, सॉरी अब लिख दिया तो उसको ही सही मार दो। अटैच टू द रोड। ठीक, ये हो गया। तो अगर शॉर्ट डिस्टेंस पे है तो ऑफ, अगर कुछ लाइन से किसी स्ट्रीट से सटा ही हुआ है तो हमने ऑन प्रीपोजिशन का यूज करना। जैसे जब आप मेट्रो में जाते होगे, कहाँ जाते होगे, मेट्रो में अगर चढ़े होगे, अगर रोड के सामने खड़े थे, जब ही मेट्रो का जो दरवाजा है वो क्लोज होता है तो वहाँ क्या लिखता है, क्या बोलता है, वहां से क्या आवाज आता है, प्लीज क्लियर ऑफ द डोर। अब गौर कीजिए, अगर आप मेट्रो में चढ़े हो, अगर आप मेट्रो में चढ़े हो तो वहाँ आवाज आता होगा जब दरवाजा बंद होता होगा, प्लीज क्लियर ऑफ द रोड, मतलब डोर, मतलब जो
डोर है, जो दरवाजा उससे दूर खड़ा रहे, दरवाजे से दूर खड़ा रहे, ठीक है, दरवाजे से दूर खड़ा रहे। इसका मतलब क्या होता है? दूर रहे, प्लीज क्लियर ऑफ द डोर। डोर मतलब दरवाजे से आपको दूर खड़ा करने के लिए कहा जा रहा है। जिसे हम किसी को बोलते हैं कीप ऑफ माई बाइक, कीप ऑफ माई बाइक। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे बाइक से दूर रहें, मेरे बाइक से दूर रहें, ठीक। ये हो गया हमारा सेंटेंस और आपको इसे नोट कर लेना है। कीप ऑफ का मतलब हो गया, क्या हो गया? दूर। हो गया। अब अगले सेंटेंस में चलते हैं। मैंने लिखा कि द मैन plucked the man plucked the flower dash the plant. The man plucked the flower dash the plant. उसके बाद मैंने लिखा the rider fell dash the horse. क्या होगा? The man plucked the flower dash the plant. तब फूल होगा, मान लो कोई फूल का पौधा होगा जिसमें से फूल फुरा होगा, उसने इसको तोड़ लिया, क्या हो गया? फ्लावर को डिटैच कर दिया, डिटैच कर दिया मतलब अलग हो गया, प्लांट से क्या हो गया? अलग हो गया। तो ऑफ द राइडर, अब जैसे हॉर्स होता है, हॉर्स पे जब राइडर बैठा होता है तो हॉर्स और राइडर जैसे ही घोड़ा मूव करता है तो हॉर्स और राइडर दोनों टाइम और स्पेस में एक साथ मूव करते हैं। घोड़ा चला, उसके साथ साथ जो उस पर पीठ पर सवार है वो भी चलता है, मतलब दोनों एक साथ मूव करें, मतलब दोनों क्या फिलहाल अटैच है। इसी कारण में दोनों क्या, जो राइडर उस पर से स्लिप कर गया, गिर गया, क्या हो गया? डिटैच हो गया, डिटैच हो गया। क्या हो गया? द राइडर फेल ऑफ द हॉर्स, ठीक। ये हो गया डिटैचमेंट। तो डिटैचमेंट का मीनिंग दे रहा हूं। तो डिटैचमेंट का मीनिंग दे रहे हैं तो ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करना है, ठीक। अब मान लो कि कोई पर्सन है, कोई पर्सन है, अब ये रजिस्टर होगा, रजिस्टर में होता है जहाँ अटेंडेंस बनता है, स्कूल में स्टूडेंट का नाम लिखा होता है, जैसे ABCD, जैसे एक स्टूडेंट का नाम लिखा गया। अब इसमें से किसी स्टूडेंट ने मान लो स्कूल छोड़ दिया या किसी कारणवश उसका जो नाम है इस रजिस्टर से काट दिया गया, इस रजिस्टर से हटा दिया गया, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? स्ट्राइक ऑफ। क्या यूज करते हैं? स्ट्राइक ऑफ, मतलब उसका जो नाम है
हटा दिया गया। तो इसका सेंटेंस क्या बना सकते हैं? हिज नेम, यानी उसका जो नाम है, स्ट्रक ऑफ, हिज नेम has been struck off। जो उसका नाम है क्या कर दिया गया? स्ट्रोक ऑफ, हटा दिया गया। हिज नेम हैज बीन स्ट्रक ऑफ, उसका नाम जो है रजिस्टर से हटा दिया गया था। हमने लिखा हिज नेम हैज बीन स्ट्रक ऑफ। लेकिन मान लो कोई आदमी है, कोई दूसरा आदमी है जिसका नाम अभी भी रजिस्टर पर है, जिसका नाम लिखा हुआ है, तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं, हम लिखते हैं ऑन द रोल, ऑन द रोल्स, ऑन द रोल्स। क्या सेंटेंस बनाएंगे? ही इज स्टिल on the rolls, he is still on the rolls। ये हमने देख लिया कि अगर किसी का नाम रजिस्टर पे है तो इसका मतलब ही इज स्टिल ऑन द रोल। अगर किसी का नाम जो है रजिस्टर से हटा दिया गया है, हिज नेम हैज बीन स्ट्रक ऑफ, स्ट्रक नाम इसमें उसका जो नाम है हटा दिया गया है। ही इज, वह, स्टिल ऑन द रोल, वो अभी भी रजिस्टर में प्रेजेंट है, अभी भी। मतलब मान लो कोई एम्प्लॉय होगा तो बोले ही इज स्टिल ऑन द रोल, मतलब अभी भी वो एम्प्लॉयड है, अभी भी एम्प्लॉयर के नाम में उसका नाम अभी भी प्रेजेंट है, मतलब ही इज स्टिल ऑन द रोल। ठीक, तो कुल मिला के हमने ये समझा कि जो ऑन है, ये जो ऑन प्रीपोजिशन है, ये मीनिंग देता है अटैचमेंट, और जो ऑफ है ये देता है डिटैचमेंट। किसका मीनिंग देता है? डिटैचमेंट। तो ऑन देता है अटैचमेंट का मीनिंग, और जो ऑफ देता है वो देता है डिटैचमेंट का मीनिंग। ठीक, ये हमने समझ लिया। जैसे हमने देखा राइडर फेल ऑफ, तो हम कैसा मीनिंग दे रहे हैं? डिटैचमेंट का। देखिए स्टिल ऑन द रोल, स्टिल ऑन द रोल क्या है? अभी भी अटैच्ड है रजिस्टर पे, अभी भी प्रेजेंट है। क्लियर ऑफ मतलब दूर हटो, स्ट्राइक ऑफ मतलब काट दिया। इसे हमने देखा। स्कूल इज ऑन द रोड मतलब अटैच टू द रोड। ये सारे एग्जांपल्स हमने देख लिए। जिसे हम लिख सकते हैं अ बटन हैज कम ऑफ। तो जो बटन है तो क्या हो गया? शर्ट से निकल गया। इसी शर्ट होगा, शर्ट में बटन लगा होता, जब वो स्टिच था सुई धागा से, वो जो क्या बोलते हैं स्ट्रिंग जो था उससे चिपका हुआ था शर्ट, तो अटैच था। जब वो टूट गया, धागा टूट गया, तो क्या होता है? बटन हैज कम ऑफ, टूट गया, बाहर निकल गया, डिटैच हो गया। देखेंगे अब बटन हैज कम ऑफ। ठीक, इसी बहाने आप स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हो कि स्पोकन हमें कब क्या बोलना है। द राइडर हैज फेल ऑफ द हॉर्स, यहाँ ऐसा मत बोल देना जैसे द राइडर हैज फेल ऑफ फ्रॉम द हॉर्स, ऐसा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। राइडर हैज फेल ऑफ द हॉर्स, द बटन हैज कम ऑफ। सब हमने सीख लिया। अब हम लोग दूसरा प्रीपोजिशंस पढ़ते हैं। तो पहला प्रीपोजिशन हमारा हो गया, ऊपर मिटाने दो। पहला प्रीपोजिशन हमारा क्या है? अगेंस्ट। क्या है? अगेंस्ट। दूसरा प्रीपोजिशन हमारा क्या है? अबाउट। और तीसरा बिटवीन
एंड एमंग। इस तीनों प्रीपोजिशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, चारों प्रीपोजिशंस के बारे में। ठीक, तो कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, आपको कोई आइडिया? एनी आइडिया किसी को? कोई बच्चा, कोई दोस्त जो बता सके कि कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? जो अगेंस्ट है उसका यूज हम सपोर्ट के लिए भी करते हैं। किसके लिए? सपोर्ट के लिए। आप कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। थोड़ा एक मिनट, ये जो ऑन है, ऑन प्रीपोजिशन किसका होता है? और सरफेस का भी होता है। सरफेस का जैसे बोलते हैं द बुक इज ऑन द वॉल, ऑन द टेबल। ये जो ऑन है वो सरफेस का भी प्रीपोजिशन होता है। छूट गया था, इसको भी लिख लेना है। ठीक, लिख लीजिए। तो हमें ये देखा कि सपोर्ट, सपोर्ट का प्रीपोजिशन होता है। कैसे होता है एग्जाम्पल अभी देखेंगे थोड़ा देर में तुरंत। दूसरा होता है अपोजिशन का, इसका एग्जाम्पल हमने पिछले क्लास में भी देखा था और आज भी देखेंगे। दो यूज होता है अबाउट। अबाउट कहाँ का यूज होता है? रिगार्डिंग। अगर हम किसी टॉपिक के, किसी के बारे में बोल रहे हैं तो रिगार्डिंग। किसके बारे में बोल रहे हैं? रिगार्डिंग, अबाउट। उसके बाद अबाउट कहाँ यूज होता है? जब कोई रैंडम मोशन एक्सप्रेस करना हो। कैसे? रैंडम मोशन, तो वहां भी हम लोग अबाउट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जब हमें इंक्लूजन का मीनिंग शो करना हो, इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? शामिल। जब हमें डिवीजन का मीनिंग शो करना हो, मतलब बंटवारा, तो भी हम यूज करते हैं। जब हमें सेपरेशन, जब हमें सेपरेशन का मीनिंग कन्वे करना हो तो वहां भी हम यूज करते हैं। इंक्लूजन, डिवीजन, सेपरेशन, इन तीनों जगह हम लोग यूज करते हैं। तो हमें क्या देखा? जो अगेंस्ट प्रीपोजिशन है तो इसको हम कब यूज करते हैं? जब हम मीनिंग कन्वे कर रहा हो, कोई चीज किसी के सपोर्ट से खड़ा है। जैसे लिखा आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं खड़ा हूँ दीवार के सपोर्ट से। आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, तो दीवार के सपोर्ट से। मैं दीवार के अपोजिशन में थोड़ी खड़ा हूँ, दीवार के सपोर्ट से खड़ा हूँ। ये हो गया अपोजिशन। ही फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस एंड क्रूएलिटी। अबाउट, रिगार्डिंग, किसी चीज के रिगार्डिंग। ही इज टॉकिंग अबाउट हिम। रैंडम मोशन, ही इज वॉकिंग अबाउट द पार्क। मीटिंग अबाउट, इंक्लूजन, डिवीजन, सबको एक एक करके देखते हैं। ठीक, यहाँ मैंने 3 सेंटेंस लिखा है और आपको इसे फिल करना है कि कहाँ कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा जो भी हमने पढ़ा है उसमें से। अमॉन्ग, अगेंस्ट, बिटवीन, अबाउट, क्या होगा, किस में होगा, ये बताना। तब तक मैं गाना गाता हूँ। ठीक, तू ही है आशिकी, तू ही हमारी, तू ही है ज़िंदगी, हो गया होगा। तो कौन सा? ही वॉज स्टैंडिंग, तो स्टैंडिंग है तो किसके अगेंस्ट स्टैंड है? किसके सपोर्ट से खड़ा है? ये सपोर्ट का मीनिंग कन्वे कर, यानी दीवार के अपोज कोई थोड़ी करता है। दीवार के सपोर्ट से कोई खड़ा हो रहा है। तो यहाँ क्या रहा? जो दीवार है वो क्या है? सपोर्ट है। दीवार क्या है? सपोर्ट है। ही इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल। ठीक, ये हो गया। ही फाउंड डैश इनजस्टिस। अब यहाँ क्या कर रहा है? अगेंस्ट इनजस्टिस। यहाँ क्या है? अपोजिशन का मीनिंग है। यहाँ क्या कर रहा है? सपोर्ट। यहाँ क्या है? अपोजिशन, अपोज। द मैन पुट a stick dash the table। अब मान लो ये टेबल है हमारा, ये टेबल है। अब यहाँ 2 सिचुएशन हो सकता है। अगर कोई आदमी
इस स्टिक को ऐसे रख दिया, ये क्या हो गया, इस टेबल के सपोर्ट से खड़ा किया गया है, स्टिक स्टैंड हो रहा है विथ द सपोर्ट ऑफ टेबल, ठीक। और कोई आदमी इसमें टेबल के ऊपर रख दिया, तो इस टेबल के ऊपर है, यहां हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशन अगेंस्ट, क्या हो जाएगा, अगेंस्ट, क्योंकि उसके सपोर्ट से खड़ा है। अगर ये सिचुएशन हो तो टेबल के ऊपर रखा हो, अब स्टिक तो पूरा पूरा कवर नहीं करेगा टेबल पर, फिर पूरा कवर जैसे चादर है पूरा कवर कर लेता है टेबल क्लॉथ, तो वहां लिखते ओवर, बट ये कवर तो नहीं कर रहा है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, किसी टेबल क्या एक सरफेस है, और सरफेस का भी क्वेश्चन क्या होता है, ऑन, तो ऑन द टेबल, ठीक। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो स्टिक है, ये जो स्टिक है हो सकता है टेबल के अंदर हो, टेबल के नीचे हो, सरफेस पे रखा हो, तो हम क्या बोलेंगे, द बुक, द स्टिक इज अंडर द टेबल। तो ये तीन सिचुएशन यहाँ बनता है। अगर उसके सपोर्ट से खड़ा है, उसके टेबल के सपोर्ट से हमने खड़ा कर दिया, मैंने टेबल के सपोर्ट से खड़ा किया होगा अगेंस्ट द टेबल। अगर उस आदमी ने उस टेबल पे रखा होगा तो ऑन द टेबल। अगर उस आदमी ने उस स्टिक को टेबल के नीचे रखा होगा तो अंडर द टेबल। ये सारी सिचुएशंस हमें दिमाग में रखनी है कि कब कहाँ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, वो डिपेंड करता है हम कैसे सिचुएशन को रेफर कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि अगर टेबल के ऊपर रख दिया तो ऑन द टेबल, अगर टेबल के सपोर्ट से रखा तो अगेंस्ट द टेबल, और टेबल के अंदर रखा तो अगेंस्ट द टेबल, ठीक, अंडर द टेबल, ठीक। ये छोटी मोटी बातें हमें ध्यान रखनी होती है। मैंने लिखा कि दे were walking dash the park, they were walking dash the park, क्या लिखेंगे। अब मान लो कोई पर्सन जो है पार्क में घूम रहा है, बस ऐसे ही घूम रहा है, उसका कोई पर्पस नहीं है कि कहाँ जाना है कहीं नहीं जाना है, तो हम क्या लिखेंगे, अबाउट। अबाउट जब हम जो अबाउट है, अगर इसको हम एज ए प्रीपोजिशन यूज कर रहे हैं, जब हम अबाउट को एज प्रीपोजिशन ऑफ मोशन की तरह यूज करें, किसका प्रीपोजिशन, मोशन का प्रीपोजिशन, तो इसका मतलब होता है एमलेस मोशन, बिना उद्देश्य के हम घूम रहे हैं, कहाँ जाना है नहीं जाना है पता नहीं, बस घूमे जा रहे हैं। जब एमलेस मोशन को शो करना हो तो हम अबाउट प्रीपोजिशन लिखते हैं। ये जो वंडर वर्ड है, इसका मतलब ही होता है घूमना विदाउट पर्पस, तो इसके साथ भी हम अबाउट प्रीपोजिशन ही लिखते हैं, ठीक। अगर कोई लिख दिया वंडर एट, गलत हो जाएगा, वंडर टू, मतलब कोई भी प्रीपोजिशन लिखो वो गलत हो जाएगा। इसके साथ हमें अबाउट प्रीपोजिशन ही लिखना है, क्योंकि इसका मतलब होता है घूमना विदाउट पर्पस। ये हमने समझ लिया।
दे विल नॉट टॉक डैश देम। अब यहाँ कौन कौन सा प्रीपोजिशन आ सकता है, कब आ सकता है, कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता, हमें सारी बातों को धीरे धीरे करके समझना है। तो यहाँ हम क्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं ही दे विल नॉट टॉक टू देम, ये भी लिख सकते हैं। और यहाँ हम विथ भी लिख सकते हैं, यहाँ हम अबाउट भी लिख सकते हैं, यहाँ हम ऑफ भी लिख सकते हैं। ये जो टॉक वर्ड है इसके बारे में हमने फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जब हम प्रीपोजिशन का लेक्चर स्टार्ट किए थे। मैंने बोला था ये जो टॉक वर्ड है वो इंट्रांजिटिव है, इसलिए तो हम इसके बाद प्रीपोजिशन लिख पा रहे हैं। ठीक, टॉक क्या है, एक इंट्रांजिटिव वर्ड। तो जब ए पर्सन है और ये बी पर्सन है, अब ए पर्सन को बी से मदद चाहिए, ए पर्सन को बी से मदद चाहिए, तो ए जाएगा बी से बात करने, ए जाएगा बी से बात करने को, तो ए जा रहा है बात करने। अगर ए जा रहा है बात करने तो दे विल नॉट टॉक टू देम। यहाँ कौन जा रहा है, ये है वन डायरेक्शन टॉक, यूनी डायरेक्शन टॉक। एक ही आदमी बोलेगा, एक आदमी है जिसको मदद चाहिए, वो जा रहा है बात करने, तो दे विल नॉट टॉक, यानी दे विल टॉक या दे विल टॉक लिख देते ज़्यादा अच्छा लगेगा, दे विल टॉक टू देम। ठीक, ऐसा होगा। तो जिसको मदद है अगर वो जा रहा है, वो जाके उसको बात करेगा, उससे मदद मांगेगा, यूनी डायरेक्शनल टॉक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा। तो अब ये ए है, ये बी है, ये भी आया और ये भी आया, दोनों किसी बात पे डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है। यहाँ हो रहा बाय डायरेक्शनल टॉक, मतलब ये भी कुछ बोल रहा है, वो भी कुछ बोल रहा है, ऐसे बातें का डिस्कशन चल रहा है। तो उस केस में हम लोग लिखते हैं विथ, उस केस में हम लोग लिखते हैं विथ, दे विल टॉक विथ देम। अबाउट, अबाउट का मतलब और ऑफ का मतलब यहाँ सेम है, रिगार्डिंग, मतलब उसके बारे में, दे विल टॉक अबाउट देम, तो उनके बारे में बात, दे विल टॉक ऑफ देम, ये दोनों का मीनिंग सेम है। ये हमें समझा टू कब यूज करते हैं, जब जो आदमी मदद मांगने जा रहा है, ही विल टॉक टू देम, हम क्या बोले, वो उससे बात करेगा। अब वो उससे क्यों बात करेगा, क्योंकि उसको उसकी मदद चाहिए। दे आर टॉकिंग विद देम, तब वो लोग क्या करें, उससे बात, मतलब वहाँ जो दे है वो भी बात कर रहा होगा और जिससे बात करने गया है वो भी उसका रिप्लाई दे रहा होगा, तो दोनों का आपस में डिस्कशन चल रहा है, तो विथ देम। ठीक, ये सारी बातें they told me nothing dash the city. They told me nothing dash the city. He did not tell dash tell about his family. So they told me nothing, क्या, they told me nothing about the city. They told क्या, nothing, whom, me। ये जो टोल्ड वर्ड है, टेल, टोल्ड, टोल्ड, ये क्या होता है, डाय ट्रांजेटिव होता है, डाय ट्रांजेटिव वर्ब, यानी जो टेल वर्ड है वो एक डाय ट्रांजेटिव वर्ब होता है, उसके दो ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं।
अब यहाँ हमने लिखा है टेल, टेल लिखा है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, तो यहाँ टेल वर्ड नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, दे टॉक अबाउट हिज फैमिली, टॉक अबाउट हिज फैमिली। ये जो टेल है, टेल के साथ अबाउट वर्ड नहीं आता है, क्योंकि टेल जो है वो डायरेक्ट ट्रांजिटिव है। क्या आता है, टॉक अबाउट समथिंग। जो टॉक वर्ड है वो डायरेक्ट ट्रांजिटिव है, उसके बाद हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना होता है। अगर हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो हम टॉक वर्ड लिखेंगे, टेल वर्ड नहीं लिखेंगे, ठीक। कमल was standing among his parents। हमें क्या पता है, जो पेरेंट्स होते हैं वो दो ही होते हैं, और उसके बीच में खड़ा है, कौन खड़ा है, कमल खड़ा है। तो दो के लिए अगर हम बात करें तो वहाँ क्या यूज होता है, बिटवीन। दो के लिए क्या यूज होता है, बिटवीन। तो जो बिटवीन है दो के लिए यूज होता है, और जो अमंग है वो दो से ज्यादा के लिए यूज किया जाता है, ठीक। कमल डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉपर्टी अमंग ईच ऑफ हिज सन। ये जो अमंग वर्ड है और जो बिटवीन वर्ड है ये क्या होते हैं, दो या दो से अधिक को रेफर कर रहे होते हैं। तो जो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा ऑलवेज प्लूरल होगा। अब ये जो ईच वर्ड होते हैं, ईच, आइदर, नाइदर, वन, एवरी, ये सारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव, जितने भी क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ये सारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ये इसके ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते हैं। सो क्या लिख दो, हटा दो, क्या लिख दो, all of his sons। There is a dispute dash my uncle, your father and his brother। यहाँ लगेगा कि दो से ज्यादा है तो क्या लिख देना चाहिए, among लिख देना चाहिए, बट हम यहाँ भी between लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं, ऐसा हमें समझना है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमें पता हो कि हमें आइडेंटिटी पता हो कि किस लोगों, कितने नंबर ऑफ लोग हैं और वो कौन कौन है। अगर हमें ये पता हो कि कितने नंबर ऑफ लोग हैं, कितने नंबर ऑफ आदमी हैं, कितने नंबर ऑफ पर्सन हैं और वो कौन कौन है, उसके स्पेसिफिक आइडेंटिटी क्लियर हो, तो उस केस में हम बिटवीन का यूज करते हैं। एमंग का कब यूज करते हैं, जब हमें सिर्फ इतना ही पता हो कि हाँ दो से ज्यादा है, अब कितना ज्यादा है, कौन कौन है नहीं पता है, तो हम एमंग का यूज करते हैं, ठीक। इसको भी लिखाएंगे, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। हमने क्या देखा कि जो उसका ऑब्जेक्ट है वो क्या हो सकता है, हमेशा प्लूरल। ये तो हमने लिख लिया, एमंग और बिटवीन। when number is more than 2 but identity is clear and the number is known, then use between। जब आइडेंटिटी क्लियर हो, ये जैसे हमने पिछले सेंटेंस क्या देखा, माय फादर आइडेंटिटी क्लियर है, माय ब्रदर आइडेंटिटी क्लियर है,
और ये जानकर तो वो कौन कौन लोग हैं, आइडेंटिटी क्लियर है। और नंबर क्या है, पूरा आइडेंटिटी क्लियर, तो नंबर भी पता है, तो हम क्या यूज किए, बिटवीन। नंबर मोर देन 2 ओनली दिस इज नोन। सिर्फ इतना ही पता हो कि नंबर जो है 2 से ज्यादा है। अब कितना ज्यादा या नहीं ज्यादा वो हमको ना पता है, हम अमंग यूज करते हैं। जैसे द मैनेजर्स was standing among the workers। ये जो मैनेजर है वो किसके बीच में खड़ा है, वर्कर्स के बीच में खड़ा है। अब वो वर्कर, हमें सिर्फ यहाँ इतना पता है कि वर्कर है, उसका संख्या 2 से ज्यादा है। अब वो 2 से 20 हो सकता है, 10 हो सकता है, और वो वर्कर कौन कौन है ये भी नहीं पता है। तो यहाँ क्या लिखे है, एमंग वर्ड का यूज किए हैं। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि बिटवीन, आई होप आपको ये सिर्फ इतना ही पता होगा कि 2 से ज्यादा हो तो एमंग का यूज करते हैं, और 2 हो तो बिटवीन का यूज करते हैं। आई होप कि, मैं एम श्योर कि आपको ये नहीं पता होगा कि जब हमको आइडेंटिटी क्लियर होता है उसके बाद 2 से अधिक हो तो वहाँ भी हम बिटवीन का ही यूज करते हैं, ये आपको नहीं पता होगा। आज आपको पता चल गया होगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।